प्रोवोक कर दिया। इनका लग रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट का जज अपने बेल ऑर्डर में लिख रहा है कि मुसलमान होने की वजह से जो दाढ़ी टोपी और कुर्ता पजामा था उसको देखकर मारने वाले को गुस्सा आ गया और उसने उसको मार दिया। इसमें उसकी कोई ज्यादा गलती नहीं है और धनंजय देसाई को बेल मिल गई। वाह। इसने ये दिखाया कि जो पॉलिटिकल गेम था मॉब लिंचिंग का, मॉब वायलेंस का, उसको अब जुडिशियल प्रोटेक्शन भी हासिल है। ये एक बड़ा चैलेंज। अब हालात आपके और हमारे सामने है। रोज कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग के वाकयात, बुलडोजर के वाकयात हो रहे हैं और आप ये देखें कि मारने वाला हमारी पिटाई भी कर रहा है और हमारी वीडियो भी बना रहा है और वीडियो घुमा भी रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम उस वीडियो को धड़ शेयर कर रहे हैं। आप अगर देखें तो जो मनफी वीडियोस होंगी, यानी कि जो नेगेटिव वीडियोस होंगी, उनके व्यूज लाखों में होंगे। जो पॉजिटिव या कोई ठीक ठाक खबर वाली वीडियोस होंगी या खबर होगी, उसके व्यूज या हिट्स देखेंगे तो बहुत कम होंगे। ये होता है या नहीं होता? अब आप जाहिर सी बात है, इतना तो हम सब समझ सकते हैं ना कि कोई हमारी पिटाई का वीडियो बना रहा है और खुद ही वो डाल के प्रमोट कर रहा है, तो उसका तो कोई एजेंडा होगा। और अगर हम वो फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उस एजेंडे के ट्रैप में हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? जी आ रहे हैं। ये भूत तो हमको हमारे जहनों से उतर जाना चाहिए कि हम कोई ट्विटर कैंपेन चलाएंगे और सऊदी अरब और कुवैत और कतर और अमेरिका और इंग्लैंड के लोगों को टैग कर देंगे, यूनाइटेड नेशन को टैग कर देंगे तो उससे कुछ हो जाएगा। 65,000 बच्चे, मजलूम आदमी, औरतें शहीद कर दिए गए फिलिस्तीन में। किसी की जबान खुली क्या? जी नहीं। तो आप अगर यहाँ पे रगड़ दिए जाएंगे, पीटे जाएंगे तो कोई बोलेगा? लड़ाई आपकी और हमारी है। हमको ही अपने अंदर से हीरो तलाश करने होंगे, हमको ही अपने अंदर से लोग निकालने होंगे और हमें ही अपनी लड़ाई लड़नी। 45 रोगिया 45 रोगियास को दिल्ली से पकड़ा गया, उनके आंखों में पट्टी बांधी गई, हाथ बांध दिए गए और अंडमान के पास आगे ले जाके म्यांमार के सी बॉर्डर में उनको समंदर में फेंक दिया। कोई कुछ बोला क्या? या आपको याद होगा जब रोगिया का एपिसोड चल रहा था तो रोगिया से भरा हुआ एक शिप कभी इंडोनेशिया जाता था, कभी मलेशिया जाता था, कभी ऑस्ट्रेलिया जाता था, लेकिन किसी भी कंट्री ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इंडोनेशिया और मलेशिया वाले खाना वाना भेज देते थे लेकिन आने नहीं दिया। आखिर में काफी लोग उसमें से डेथ कर गए, कुछ यूनाइटेड नेशन ने उठाए, लेकिन किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये जो हमको ये लगता है कि बाहर से कुछ मदद मिल जाएगी, ये एक ख्वाब है। और गल्फ के मुसलमानों की नजर में तो ऐसे भी इंडियन मुस्लिम सेकेंड ग्रेड सिटीजन, ये हम सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो ट्रैप है हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ में, मैं मुसलमान इसलिए कह रहा हूँ कि सीए के बिल ने बता दिया है कि माइनॉरिटीज में एक क्लासिफिकेशन हो गया है कि माइनॉरिटीज में से मुसलमानों को एक अलग कर दिया गया है और बाकी माइनॉरिटीज को अलग कर दिया गया, इसलिए मैं थोड़ा सा खुल कर बात कर रहा हूँ। हालांकि क्रिश्चियन भी इससे छूटे नहीं है। पिछले साल 870 चर्चेस पे अटैक हुए हैं संडे की मास प्रेयर के टाइम, लेकिन उनकी कम्युनिटी का साइज इतना छोटा है कि वो शोर मचाना चाहते हैं तो भी शोर नहीं मच पाता है। तो अब मैं कह रहा था कि जाहिर सी बात है कि पहले मैदान में जंग नहीं लड़ी जाती और अब जंगें उस तरह से होती भी नहीं है।
जंगें होती नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक। आपको पिटाई के वीडियो दिखा दिखाकर वो आपको सेकेंड ग्रेड सिटीजनशिप में लेके आ जाना चाहिए कि आप साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट कर ले कि आप जब दाढ़ी टोपी लगाकर साथ में चलेंगे, आप अपनी शनाख्त के साथ चलेंगे, आप अपने नकाब के साथ चलेंगे, तो आपके साथ अटैक होगा और उस डर से आप उस शनाख्त को छोड़ें। ये इसके पीछे का राज है। अब उससे वकील साहब कह रहे थे कि आपको कोई होप नजर आती है किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी उससे, तो मुझे इस मुल्क से अभी भी बहुत उम्मीद है। हालांकि उम्मीद बात करते हुए डर इसलिए लगता है कि वक्त पर जो नया बिल आया है जिसमें पूरी खबासत है, उसका नाम भी उम्मीद ही रखा गया है। तो एक जगह है लातेहार नाम है झारखंड में, रांची से तकरीबन 5 घंटे दूर वो जगह है। तो वहां पर एक आदमी है आजाद नाम का। मैं आजाद से मिलने गया तो आजाद ने बताया कि मैं जानवरों का काम करता हूँ। मैं आपको बहुत ग्राउंड स्टोरी सुना रहा हूँ। प्रोफेसर अपूर्वानंद एकेडमियन से उन्होंने बहुत एकेडमिक डिस्कशंस किए, लॉयर्स ने लीगल बातचीत रखी। मैं आपको एज एन एक्टिविस्ट ग्राउंड स्टोरीज बता रहा हूँ, उससे हम कुछ समराइज करें। तो आजाद ने बताया कि हम लोग गांव-गांव जाते हैं और जानवर खरीद के बालू मार्ट हमारे पास में कस्बा है, हमारे गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर, 18 किलोमीटर दूर, वहां पर हम लोग हफ्ते वाली बाजार में जानवर बेचते हैं। मैं बस से उतर रहा था तो मेरा पैर बोल गया, तो मेरे पैर पे बोझ आ गई, तो मैं चल नहीं सकता और 18 किलोमीटर जानवरों को लेकर जाना था। तो मेरे बच्चा जिसकी उम्र छोटू नाम था उसका निकनेम, उसकी उम्र तकरीबन 11 साल थी। तो उस बच्चे ने मुझसे कहा कि आप जो है न जाए, आपके जो पार्टनर मजलूम अंसारी है जिनकी उम्र 35 साल है, मैं उनके साथ चला जाऊँ। तो मेरा बच्चा जानवरों को लेकर मेरे पार्टनर के साथ गया। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ अभी तो यार इसकी उम्र 11 साल है, मैंने क्यों भेज दिया। तो मैं किसी तरीके से उन दोनों आदमियों का खाना वाना लेके, टिफिन लेके साइकिल से मैं चलना शुरू किया और कुछ दूर पर मैंने उनको पकड़ लिया। तो मैंने देखा कि एक भीड़ उनको मार रही और मारने के बाद उनकी जान चली गई और मैं चिल्लाना चाहता हूं लेकिन मेरे गले से मेरी आवाज नहीं निकल रही। मैं देख रहा हूं मेरे सामने मेरे बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और फिर मेरे पार्टनर और मेरे बच्चे दोनों को मारने के बाद एक पीपल के पेड़ से दोनों को टांग दिया गया। आपको याद होगा दैट वाज द फर्स्ट मॉब लिंचिंग ऑफ झारखंड इन लातेहार, जहां पर एक 11 साल के बच्चे छोटू अंसारी और एक 35 साल के आदमी मजलूम अंसारी को मार। ये तो एक मॉब लिंचिंग। उसके बाद जाहिर सी बात है बहुत गरीब लोग हैं और इमेजिनेशन से ज्यादा आप भी कर सकते हैं। गांव के लोगों ने चंदा किया और 2 लाख रुपए इकट्ठा हुए और हमारी कम्युनिटी के एक वकील साहब को ये किया गया कि भाई ये अब ये सजा दिलाए इसमें जो लोग शामिल हैं। वकील साहब ने सामने वाली पार्टी से पैसे ले लिए और सबको बेल हो गई। मैं उसी बीच वहां गया था तो मुझे मालूम चला कि 2 दिन पहले एक अब्दुल सलाम नाम करके बहुत यंग सा लॉयर आया था और ये लोग होपलेस हो गए थे। अब इनके पास पैसे भी नहीं बचे थे, गांव के पास चंदा करने की ताकत भी नहीं बची थी और जो कॉम्प्लेक्सिटीज है इस पूरे मामले की वो समझ नहीं पा रहे थे। तो उस आदमी ने कहा कि अब तो तुम उम्मीद छोड़ चुके हो, तो पेपर हमें दे दो, हम शायद कुछ कर ले। तो जब मुझे मालूम चला कि उसके पास ये पेपर है तो मैं उस वकील से मिलने गया। ये बात होगी मेरे ख्याल से 2017 के आसपास। तो जब मैं उससे मिलने गया तो मैंने कहा यार जो सामने से वकील आ रहा है वो 50,000 रुपए पर हियरिंग लेता है, रांची से आता है, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है, कहीं बहुत अच्छी जगह से तुम पढ़े भी नहीं हो, अब तुम इस केस का करोगे क्या।
तो मुझे दे दो, मैं कुछ ट्राई करता हूँ, दूसरे वकीलों के जरिए मॉनिटर करूंगा। तो उस आदमी ने जो मुझे जवाब दिया मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। उसने कहा, नदीम भाई, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए न बहुत पढ़ाई की जरूरत है, न बहुत तजुर्बे की जरूरत है। किसी को इंसाफ दिलाने के लिए जुनून की जरूरत है, और वो मेरे अंदर है। और उस आदमी ने उस केस में बगैर पैसा लिए 8 लोगों को उम्र कैद की सजा दी। तो मेरी नजर में जो अब्दुल सलाम जैसे लोग हैं वो हीरो हैं, और वही सोसाइटी बचा है। लेकिन अफसोस ये है कि हम जो लाइक और शेयर के खेल में फंसे हैं, वो अब्दुल सलाम जैसे लोगों को भूल गए हैं, हमको निशिकांत दुबे जैसे लोग याद हैं। मुझे याद है कि एक वकील है, राजू हेम्ब्रो जिनका नाम है, रांची के पास एक रामगढ़ जगह है। रांची, झारखंड एट द टाइम ऑफ बीजेपी रूल, झारखंड वाज द कैपिटल ऑफ द हेट क्राइम एज वेल एज द मेवाड़। तो मैं जब राजू हेम्ब्रो, अलीमुद्दीन अंसारी को जब लिंच किया गया तो 8 लोग उसमें शामिल थे। उसमें शहर के बजरंग दल का भी प्रेसिडेंट था और उसमें विश्व हिंदू परिषद का भी प्रेसिडेंट था। तो जिस दिन सजा का ऐलान होना था, और उस केस को राजू हेम्ब्रो एक वकील है जो शादाब अंसारी एक HRLN के कोऑर्डिनेटर था, उनके साथ मिलकर देख रहे थे, पर राजू हेम्ब्रो खुद ये केस देख रहे हैं। राजू हेम्ब्रो एक आदिवासी वकील जो रामगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं। जिस दिन ये फैसला आना था, 10,000 से ज्यादा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कोर्ट को घेर लिया था, और ये इरादा था कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो राजू हेम्ब्रो को आज नहीं छोड़ेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। राजू हेम्ब्रो कोर्ट के फैसला आने के बाद दीवार कूद के मोटरसाइकिल से रांची पहुंचे हैं, और आज तक वो वापस रामगढ़ नहीं आ पाए। लेकिन उस राजू हेम्ब्रो ने जिस केस में जमानत मिलने पर यूनियन मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के जयंत सिन्हा ने मारने वालों को माला पहनाकर स्वागत किया था, उसमें से 7 लोगों को उम्र कैद की सजा दी। उसके बाद उनकी प्रैक्टिस खत्म हो गई। वो कभी रांची नहीं जा सकते, रामगढ़ में प्रैक्टिस करते थे। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जबान का मसला है, अंग्रेजी नहीं आती। तो एक वो आदमी जो आपके रिलीजन का नहीं है, आपकी कम्युनिटी का नहीं, लेकिन इंसाफ दिलाने की इंटेंसिटी उसके अंदर इतनी ज्यादा थी कि उसने अपना कैरियर तबाह कर दिया और आपके साथ खड़ा। इसलिए मुझे इस मुल्क से अभी भी उम्मीद। मैं जब आ रहा था तो या APCR के इंट्रोडक्शन के वक्त हमारे राफे भाई ने बात की, खालिद सैफी का केस रबेका जॉन कर रही है। रबेका जॉन तकरीबन 5 लाख से 7 लाख रुपए एक अपीयरेंस के लेते हैं। हम सब के कई सारे केसेस जो है वो सिब्बल साहब कर रहे हैं। सिब्बल साहब 50 लाख से 60 लाख रुपए एक हियरिंग का लेते हैं। हाई कोर्ट में 60 लाख रुपए, 50 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट का। या जो है वृंदा ग्रोवर है, वो भी तकरीबन 7-8 लाख रुपए एक हियरिंग का लेती है। संजय हेगड़े साहब भी तकरीबन 10-12 लाख रुपए एक हियरिंग का लेते हैं। ये सब वकील हमारी कम्युनिटी से है, और इनकी एवरेज फीस 8 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक पर हियरिंग है। मैं तकरीबन जितने भी केसेस कर रहा हूँ, ये सारे बड़े वकील उसमें इन्वॉल्व हैं, और एक आध को अगर छोड़ दिया जाए, 2-3 को छोड़ दिया जाए, तो सारे लोग इनमें से मुसलमान नहीं। और जाहिर सी बात है कि कुछ केसेस को छोड़ दें तो सारे केसेस मुसलमानों के, क्योंकि इस बार
पिटाई मुसलमानों की हो रही है, किसी और की होगी तो उनके साथ भी खड़े हैं। ये सारे वकील बगैर किसी पैसे के हमारे साथ काम कर रहे हैं। मेरा अपना ही केस है जिसमें मुझे पुलिस पहुंच गई बैंगलोर में उठाने के लिए। सिंपल साहब 5 बार मेरे केस में आए। जब मुझे डीसीपी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं गया तो उसका पहला सवाल मुझसे ये था कि सिंपल साहब तो 60 लाख रुपए लेते हैं हाईकोर्ट आने के, आप इतने पैसे कहां से लेकर आए? तो जाहिर सी बात है कि हमको दोनों रूप देखने पड़ेंगे और आपको बार बार वो रूप दिखाया जा रहा है जिससे आप इस हुकूमत के जो जराइम है उसको में ये तस्लीम कर लें कि आप सेकेंड ग्रेड सिटीजन हैं। वो आपको सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं और जब आप वो तस्लीम कर लेंगे तो उनका एजेंडा फिर पूरा है, जो चाहते हैं वो आपके साथ करेंगे। तो हमको लगातार इस बात को भी करना पड़ेगा कि 2 तरह की लड़ाइयां होती, एक पॉलिटिकल बैटल होती और एक लीगल बैटल होती। पॉलिटिकल बैटल में हमको 5 साल में एक बार चांस मिलता है। लीगल बैटल में हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं। मैं जुडिशियल प्रोसेस को रोमांटिसाइज करने के लिए, उसकी बहुत तारीफ करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास डेमोक्रेसी में एक यही ऑप्शन मौजूद है। हम लाख कोर्ट को गालियां दे लें, लाख वकीलों की बुराई कर लें, सिस्टम को 2000 बातें कह लें, लेकिन अगर हमारा बच्चा कोई पकड़ लिया जाएगा या उसके साथ कोई मामला होगा तो हम क्या करेंगे? जी, ऑप्शन तो वही है। अब उसमें उधर की भी आइडियोलॉजी के लोग हैं, इधर की भी आइडियोलॉजी के लोग ऐसे समाज में। तो जब बेंच बनती है तो मालूम चल जाता है कि क्या फैसला आने वाला है। लेकिन 5 साल तक तो इंतजार नहीं किया जा सकता। जिसका बच्चा दंगे में जेल में बंद हो गया है, अगर हम उससे कहें कि पहले मेहनत करो, सरकार जाएगी, मोदी जी जाएंगे, नए अपॉइंटमेंट्स होंगे, नए जज आएंगे, तब हम तुम्हारी जेल डालेंगे, वो इंतजार करेगा? वो तो इंतजार नहीं करेगा। तो हम सब लोग, ये 2 तरह की लड़ाई है। एक तो ये पॉलिटिकल लड़ाई, इस पॉलिटिकल लड़ाई में आपने 4 साल पहले जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रोल होना चाहिए बंगाल के लोगों ने प्ले किया कि बीजेपी को यहाँ शुरू में जैसा कहा जा रहा था कि नंबर बढ़ जाएंगे, वो नंबर नहीं बढ़ने दिया। लेकिन अब बराबर बीजेपी सेंटर में 4 साल तक है और हम जब ये बात करते हैं, ज्यादातर इस हॉल में मुसलमान मौजूद है, तो मेरे एड्रेस में वही शामिल है। हम ये कहते हैं कि हम वो उम्मत है जिसके पाँव में कांटा चुभे तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ को महसूस करे, ये हम कभी सुनते आ रहे हैं। जी, आपके यहाँ तो एनआरसी नहीं हुई, लेकिन 19,66,000 लोग इस मुल्क में आसाम के स्टेट में शामिल हैं जिनके आधार कार्ड सीज होने हैं और जिनको एनआरसी से बाहर कर दिया गया है। 4,500 लोग अभी भी डिटेंशन सेंटर में लगभग रह रहे हैं। 800 से 1200 के बीच में खवातीन अभी भी डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं। 6 डिटेंशन सेंटर अभी भी आसाम में है। कोकराझार का डिटेंशन सेंटर सिर्फ औरतों के लिए है। तो हो सकता है कि आपके यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन हम जब फलस्तीन की बात करते हैं तो हमारी साथ में कुछ मजबूरियां हैं। अब नेशन स्टेट का तस्वुर है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हम लोग पूरे मुल्क में लीगल एडवोकेसी का काम करते हैं, जिसमें मैं प्रेजेंटेशन लंबा है लेकिन मैं कुछ आप जब तक थकेंगे मैं भी नहीं थकूंगा, तो थोड़ी बातचीत करेंगे और उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। तो थोड़ा बढ़ाए इसको आगे। APCR 2008 में हम लोगों ने शुरू करी थी। मुल्क के बहुत सीनियर प्रोमिनेंट जो लॉयर है यूसुफ हाकिम मुशाला, वो इसके प्रेसिडेंट हैं और मैं इसका सेक्रेटरी हूँ।
मैंने 3 साल पहले इसको टेक ओवर किया था और उसके बाद हमने पूरा काम करने का स्टाइल बदला है। तो कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स में हम लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। बढ़ाते चलिए, मैं तब तक मैंने तो तब तक रोक दिया। बढ़ाइए। ये एक नंबर से 18 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। 16 स्टेट्स में हमारे ऑफिसेज हैं। 300 शहरों में हमारे पास में प्रॉपर एक लीगल टीम मौजूद है और तकरीबन जो है 2200 से ज्यादा केसेस हम लोग इस वक्त पूरे इंडिया में देख रहे हैं। 2200 से ज्यादा केसेस हम लोग पूरे इंडिया में देख रहे हैं। उसमें रिटायर्ड जजेस हमारे साथ शामिल हैं, वकील हमारे साथ हैं, जर्नलिस्ट है, एक्टिविस्ट है। तो ये एक मोटा इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का। ये रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप पे भी शेयर हो जाएगी अगर आप वहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप का नंबर नोट करा रहे हैं। ये ओवरऑल पेनिट्रेशन है कि किस स्टेट में क्या पोजीशन है, कहाँ नहीं है। ये कुछ केसेस हैं, बढ़ाते चलिए। मैं जहाँ रोक लूँगा तो बहुत लंबा हो जाए। थोड़ा सा आप इसकी तेज चलेंगे, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, पीछे आ जाएगा और दूर जाएगी। अब इस देश में एक पॉलिसी चली है जिसका नाम है शूट द मैसेंजर। शूट द मैसेंजर की पॉलिसी ये है कि हम कारपोरेट मीडिया से जो जमीन की खबरें हैं उसको आने नहीं देंगे और जो जर्नलिस्ट, जो सोशल मीडिया के लोग उसको लेकर आएंगे हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। तो कश्मीर में 47 प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया और मसरत जहरा से लेकर महराज तक जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल अखबारों के लिए लिखते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसमें से 20 के केसेस एपीसीआर देख रहा है। कुछ को बेल मिल चुकी है, कुछ की बेल के लिए फाइट कर रहे हैं। जब पहली बेल इस मामले में मिली थी उसमें एक गार्जियन के, इंग्लैंड का अखबार गार्जियन है, उसके जर्नलिस्ट थे मन्नान दार, उनको हमने बेल कराई थी। दूसरा एक मसला ये है कि कश्मीर अभी बहुत चर्चा में, ये रिपोर्ट पुरानी है कि कश्मीरी कहीं भी नजर आए उसकी पिटाई करना बीजेपी वालों का धर्म है। तो उसमें क्या है कि साहब जहाँ भी नजर आ जाए, तो पिछली बार क्या हो रहा था कि उनकी पिटाई करके उनको छोड़ देते। लखनऊ में इस बार उन्होंने क्या किया कि पहले उनकी पिटाई करी, उनका सामान छीना और पुलिस से केस करा के उनको जेल डाल दिया। तो हम लोग इस बार उनके खिलाफ एपीसीआर के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, हम लोग उनके खिलाफ कोर्ट गए और कोर्ट जाने के बाद हमने उन लोगों को जेल कराया जिन्होंने पिटाई करी और फाइन उनका वापस दिलाया जितना सामान उनका लूटा गया था। तो इसमें मतदानदार का भी जिक्र होगा, आगे और भी जिक्र आ जाएगा नेक्स्ट रैली में। एक और इसी पॉलिसी के तहत आपको याद होगा कि त्रिपुरा में दंगे हुए थे, तो किसी भी मेन स्ट्रीम अखबार ने नहीं लिखा, तकरीबन 12 मस्जिदें त्रिपुरा में जलाई गई और जिन बच्चों ने सोशल मीडिया में लिखा था उनके खिलाफ केसेस बुक कर दिए गए। 102 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया था कि आपने इनको ट्विटर या फेसबुक पे पोस्ट क्यों किया, और उसमें 92 जो है वो 92 स्टूडेंट्स थे और वो टारगेट ये था कि जो लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं इसको भी हम एक बार क्रश कर देंगे। तो जहां पर हम पिटाई करेंगे तो कोई आवाज आगे नहीं आएगी, मीडिया तो हमारे कंट्रोल में है और सोशल मीडिया के जो हैंडल्स है उनको हम एक बार कहीं यूएपीए न सही, जेल न सही, एक बार दिल्ली यूपी से अगर इनको त्रिपुरा जाना पड़ेगा तब इनको सब समझ आ जाएगा। तो इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और बाकी सारे केस को हम लोगों ने क्वैश कराया। अब मैं आज यहाँ पर इसलिए हूँ, बिहार के इलेक्शन के बाद इलेक्शन कहाँ होता है। तो पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी वो ये रिपोर्ट कहती थी कि सबसे ज्यादा हेट क्राइम के इंसिडेंट जो रिपोर्ट किए गए वो महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा हेट क्राइम के।
अब उसका बड़ा आपको मजेदार वाकया सुनाता हूँ। एक फिल्म आई थी कश्मीर, वो केरला स्टोरी, जी जी याद होगा आपको। पहले कश्मीर फाइल आई, फिर केरला स्टोरी आई। तो हमारे फिर उसके बाद कोल्हापुर में दंगा हुआ, महाराष्ट्र में कोल्हापुर एक जगह, वहाँ दंगा हुआ। तो हमारे कई दोस्त वहाँ पर APCR की टीम गई रिपोर्ट के लिए और मदद के लिए। तो पता चला कि वहाँ 12 पिक्चर हॉल है कोल्हापुर शहर के अंदर, और 12 के 12 पिक्चर हॉल में एक ही फिल्म चल रही है। तो किसी ने पता किया तो मालूम चला कि कोई मराठी फिल्म मेकर अपनी फिल्म रिलीज करना चाहता था। तो ये मालूम चला कि 1 महीने के लिए सारे 12 पिक्चर हॉल बुक कर दिए और बसें लगी हैं जो दिन के वक्त आसपास के गांव से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को लेकर आती हैं, बगैर किसी टिकट के पिक्चर दिखाती हैं। और रात के जो शोज हैं 6 से 9 और 9 से 12, वो शहर के लोगों के लिए फ्री। दिन के वक्त 12 से 3, 3 से 6 गांव वाले, और रात के वक्त शहर वाले। तो जाहिर सी बात है कि जब नफरत इस तरह बांटी जाएगी तो वो तो फिर पिक्चर हॉल से समाज में भी नजर आएगी। अब ये अकोला की तस्वीर है, अकोला में दंगा हुआ, 102 आदमी के खिलाफ दंगा करने में FIR करी गई। अब आप अंदाजा ये लगाएं कि जब दंगा होता है 2 कम्युनिटीज के बीच में, तो 102 लोगों में कितने मुसलमान पे FIR होगी चाहिए और कितने हिंदू? जस्ट मैं आपका से सवाल पूछता हूँ। कीपिंग इन माइंड टूरिस्ट टाइम 90% मुस्लिम हो गए और 90 तक जी 98%. थोड़ा बैलेंस जी 102 100. 102 में 98 जी 98 मुसलमान थे। अब उसमें हम लोगों ने वो बेल में एश्योर करी, तो कुछ एक केस हम लोगों ने डाले नेक्स्ट के लिए। अब एक नया मसला और है। मैं सपोज करिए कि कलकत्ता आया हुआ हूँ, रहता दिल्ली में हूँ, आधार कार्ड दिल्ली का है। अब अचानक से मेरे खिलाफ एक FIR हो जाए, फिर मेरी FIR हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से मुझे बेल मिल जाए। अब मुझे बेल के लिए श्योरिटीज चाहिए होंगी, और श्योरिटी बंगाल में तो मसला नहीं है, लेकिन यूपी में मसला है। यूपी में बुलडोजर से लोग डरते हैं, तो वहां एक मसला है। सिद्दीक कप्पन साहब जो है वो जा रहे थे, आपको मालूम होगा, हाथरस, और उनको पकड़ के जेल डाल दिया गया। मैंने अलग अलग डिस्कशन कर रहा हूँ, वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कप्पन साहब को जेल डाल दिया गया, 2.5 साल के बाद छूटे। तो अब 4 लोग चाहिए थे, 2 लोग चाहिए थे UAPA के केस में, और 2 लोग चाहिए थे PMLA के केस में, बेल के बाद श्योरिटी के लिए। तो लखनऊ में बहुत सीनियर एक्टिविस्ट हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर रूपरेखा वर्मा, उन्होंने बेल की श्योरिटी ऑफर करी, मैंने लाइन अप किया, और हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं उन्होंने ऑफर करी। अब 2 और चाहिए। तो हमारे एक यूनुस भाई हैं जानने वाले, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने हमारे एक APCR के यूपी के हमारे जो जिम्मेदार हैं उनके पास गए, बोले यार मैं रात भर से सो नहीं पा रहा हूँ, ये जज्बा मौजूद है अभी भी, बुलडोजर, लठ, डंडे, योगी सबके बावजूद। तो उन्होंने कहा यार ये आदमी को बेल मिल गई और ये घर नहीं जा पा रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका कुछ होना चाहिए, और इसको वे तो ये हुआ कि भाई अगर आप तैयार हैं तो आप बेल दे दीजिए। बोले मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मैं जमानत देने को तैयार हूँ। तो हम लोगों ने 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड उनके नाम से अरेंज करा। आप यकीन मानिए कि जैसे ही वो बेल बॉन्ड बना है और जमा हुआ है, 2 घंटे के अंदर 40 पुलिस वाले यूनुस भाई के घर पे पहुंच गए, और फिर वो यूनुस साहब को उठा के लेकर पुलिस स्टेशन आ गए, और 2 दिन तक उस आदमी को पुलिस स्टेशन में बिठाते रखा कि इसको विड्रॉ कर लो। लेकिन वो यूनुस भाई बोले अब तो चाहे मर जाऊं तुम्हारे खाने में, लेकिन विड्रॉ कर दो। तो
तो मैं कह रहा हूँ ये ऐसे ही सारे काम नहीं चल रहे हैं, कुछ ना कुछ लोग इस पे लगे हैं। अब ये जो साहब वकील के बराबर में कोर्ट वाले खड़े हुए हैं, डॉक्टर अलीमुल्ला खान नाम है, मैंने इनको फोन किया कि यार वो सिद्दीक कप्पन की बेल नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा मेरी कार के पेपर में लेकर पहुंच जाता हूँ, जहाँ बता दीजिए। जाके पहुंच गया वहां पे। अब जाहिर सी बात है, यूपी में जिस तरह का मामला है, जिन्होंने सिद्दीक कप्पन की बेल ली होगी उनकी फाइलें तो यूपी के पास पहुंची होगी, लेकिन इन सब के बावजूद भी सोसाइटी अभी भी जिंदा है, इसलिए नाउमीदी की कोई जरूरत नहीं। बस यही है जी। बंगाल में बोलते बंगाल है इलेक्शन की बात कर रहे हैं सरकार, आप भी बात कर रहे हैं, अगर कहें तो खत्म कर दो। नहीं, अगर आप कहें तो आपको इससे पहले मालूम था कि ये सिद्दीक कप्पन के बेल के मसले में क्या है। हम तारीख और दूसरी जगहों का मुताला इसलिए करते हैं कि कल को जब हमारे साथ हो तो हम पहले से प्रिपेयर हो चुके हैं। इसको केस स्टडी कहते हैं। आई एम डिस्कसिंग अ केस स्टडी कि कल को अगर उधर हुआ है तो आपके साथ ही होगा। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर हो सकता है आपकी हुकूमत बदल जाए तो आपको भी उसी सब चीज़ों का टेस्ट करना पड़ेगा जिन चीज़ों का टेस्ट गुजरात और उत्तर प्रदेश वाले कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई फौरन पुड़िया बांटनी होती तो इतनी आसान चीज तो नहीं है कि कोई फौरन पुड़िया बांटनी होती तो मैं आपको पुड़िया दे दूँ। नेक्स्ट शेड्यूल जल्दी कर देते हैं। अब पीएफआई पे बैन लगाया गया। अब पीएफआई के नाम से जब बैन लगाया गया तो पीएफआई के जो मेंबर्स थे वो बहुत लिमिटेड मेंबर पूरे देश में, बहुत ज्यादा कहीं कोई मेंबर्स जो है वो पीएफआई के थे नहीं। लेकिन सीए के टाइम से लेके अब तक की एक लिस्ट हर जगह की पुलिस के पास थी। उसने क्या किया कि जो लोग भी सीए के प्रोटेस्ट में कहीं भी एक्टिव है उनको पीएफआई के नाम से अंदर था। साहब भी पीएफआई का कार्यकर्ता, उसने पीएफआई का नाम भी नहीं सुना होगा। तकरीबन 225 लोगों की हमने बेल कराई है जो पीएफआई के नाम से चल रहा है। अब जो ये माहौल है वो माहौल अपने आप एक दिन में नहीं बना है। इसको सिस्टमैटिक हेट कहते हैं, यानी कि कोई एक आदमी हेट बोलेगा फिर कोई दूसरा उसको पढ़ाएगा, और इसमें न्यूज चैनल का बहुत बड़ा हाथ है। तो एक चैनल है IBN 7, उसमें कोई वर्मा साहब आते हैं, बहुत पॉपुलर है। उन्होंने एक सीरीज बनाई जज्बा हिंद के नाम से, और यकीन मानिए कि वो कोई एक नॉर्मल नॉन मुस्लिम जिसका मुस्लिम सोसाइटी से या मुसलमान दोस्तों से कोई बातचीत कोई लेना देना नहीं है, वो उसको अगर देख ले तो उसको रात भर नींद नहीं आए और वो दहशत में आ जाए कि अगले दिन ही लग रहा है काबुल से घोड़े चल पड़े हैं और सुबह सुबह वो दिल्ली को कब्जा कर रहे हैं। हम लोग जो है उसके खिलाफ कोर्ट में गए, NBDSA में गए, 6 महीने तक हमने इस केस को फॉलो किया। मैं स्पेसिफिक केस इसलिए बता रहा हूँ कि वी हैव टू बिल्ड अ टीम एट हियर। यहाँ पर हम अगर एक टीम बनाएंगे तो ये सारे काम हमको यहाँ पर करने होंगे। दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग एट हियर। तो 6 महीने की मशक्कत के बाद कोर्ट ने उन पर फाइन लगाया, ठीक ठाक माफीनामा चलवाया और आगे से इस टॉपिक पर कोई प्रोग्राम न करने की ताकीद। अब लेकिन जाहिर सी बात है कि ये एक लंबा काम है जिसमें बहुत ढेर सारे लोग चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे चाहिए जो टीवी चैनल देखें इसी के लिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं आ रहा, जिसमें वो कुछ लोगों को बताएं कि इस कंटेंट के खिलाफ हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। बेंगलोर में टीम है जो कर्नाटक का कन्नड़ स्पीकिंग जितने भी चैनल हैं उनके खिलाफ उनके पास 15-20 लोग हैं जो रोज
उन चैनल्स को देखते हैं और उसमें इस तरह का कोई पॉइजनस कंटेंट आता है तो फिर एक लीगल टीम को वो सपोर्ट वो लिखते हैं कि ये टीम में इतने बजे से इतने बजे इतने मिनट ये आदमी ये बोला है और उसके खिलाफ वो कोर्ट भी गए और काफी लंबा फाइन भी उन्होंने करवाया है। तो अगर हम बंगाल के कंटेक्स्ट में जब बात करेंगे तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल लेवल पर ला सकते हैं। नेक्स्ट डेली ये चेहरा आप देखिए जरा, इसमें तकलीफ भी और इंस्पिरेशन भी है। ये आफ्ताब है, आपने कभी आफ्ताब के बारे में नहीं सुना होगा। आफ्ताब नोएडा में एक टैक्सी चलाते थे और एयरपोर्ट से उन्होंने कुछ लोगों को लिया ग्रेटर नोएडा में जाने के लिए। रास्ते में उन लोगों ने आफ्ताब से नफरती बातें शुरू करी और आफ्ताब को यह एहसास हुआ कि कुछ मामला गड़बड़ है, तो उसने अपने बेटे को फोन किया और बेटे ने कुछ बातें सुनी, सिर्फ फोन दबा दिया और भालो वालों कुछ नहीं बोला और वो बेटा उधर से सुन रहा था। आखिरी की कुछ बातचीत बेटे ने टेलीफोन पे अपने रिकॉर्ड करी। फिर उसने पुलिस को फोन मिलाया, पुलिस ने इधर देखा उधर देखा, कुछ नतीजा नहीं हुआ। सुबह आफ्ताब की लाश और वो जो ऑडियो है उससे साफ समझ में आ रहा है कि ये प्योरली रिलीजियस आइडेंटिटी पे, मजहबी शनाख्त पे उस आदमी की मॉब लिंचिंग करके जान ली गई। अब आफ्ताब के लिए आफ्ताब रहने वाले दिल्ली के थे। दिल्ली सरकार ने ये अनाउंस किया था कि अगर हमारे यहाँ कोई हेट क्राइम या मॉब लिंचिंग के तहत किसी शख्स की जान जाती है तो 1 करोड़ रुपए देंगे। लेकिन आफ्ताब मुसलमान थे तो आम आदमी पार्टी ने कहा लिंचिंग तो हुई है दिल्ली के आदमी के, लेकिन यूपी में हुई इसलिए नहीं। तो हम लोगों ने एक केस वहां कर रखा है, एक केस बुलंदशहर लोकल कोर्ट में देख रहे हैं, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में देख रहे हैं। तो एक ये नॉर्मल इंसिडेंट बन जाता। अब इसका एक दूसरा पहलू और है कि आप कैसे इस तरह के लोगों से जुड़ सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं। आफ्ताब के 3 बेटे थे, तो पहले बेटे को तो मैंने एक वहाँ पर अल्फला यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर किसी से कह के अपने ऑफिस के अकाउंटेंट से, वहाँ पर वो अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, बीकॉम किया था बेटे। दूसरा बेटा उनका 12वीं करके आया था, तो APCR की तरफ से हमने उसको इंजीनियरिंग की JEE की कोचिंग स्पॉन्सर करी। हालांकि हमारे डोमेन तो नहीं था, लेकिन बहुत हालात ऐसे थे तो करना पड़ा। फिर मैंने कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन और दोस्तों से बात करी, उन्होंने दूसरे बेटे की मेडिकल की कोचिंग स्पॉन्सर करी। एक बेटे ने IIT निकाला, एक बेटे ने MBBS निकाला। तो ये जो स्टोरीज है ना, इनमें अपने आप में पूरी सोसाइटी साथ साथ चल रही है। अब ये हापुड़ का केस आपके सामने याद होगा, आपको याद होगा हापुड़ में कई साल पहले लिंचिंग हुई थी। कासिम नाम के आदमी को गोश्त का था, उसको मार दिया था, वो पानी मांग रहा था, लोग उसमें पानी फेंक रहे थे। फिर बाद में NDTV ने एक वो करा था स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें मारने वालों ने भी कबूला था कि हाँ हमने मारा है। इस केस को हमने 6 साल लड़ा और 6 साल में 4 बार फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जब जज को डिसीजन देना होता था तो ट्रांसफर कर दिया जाता था। RSS के लोगों ने फैमिली को एक जगह बुलाया और सामने 1 करोड़ रुपए रखे। उसमें एक आदमी था जो डेथ हो गई, तो एक आदमी आई विटनेस था जिसकी बुजुर्ग था, वीडियो बहुत चला था, जिसकी दाढ़ी खींची जा रही है, लंबी दाढ़ी और पिटाई हो रही है। वो सरप्राइजिंगली बच गए, तो वो आई विटनेस थे। तो उनकी फैमिली को बुला के 1 करोड़ रुपए रखा कि ये पैसे ले लो और केस विड्रॉ कर लो, वरना ये पैसे तुम्हारे ऊपर ही खर्च कर देंगे, मतलब कि वो जो है वो मरवा देंगे या जो भी है। अब इस केस के लिए वृंदा ग्रोवर जो बड़ी वकील है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की है, दिल्ली से हापुड़ के कोर्ट में 32 बार गई है, 32 टाइम्स विदाउट एनी कॉस्ट, 32 टाइम्स। इसमें 8 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है, एक जुवेनाइल भी है, और जिसके खिलाफ वो हाई कोर्ट गया, हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस को लड़ा।
ये केस आप नासिर जुनैद का देख ही रहे होंगे जो हरियाणा का है। इमेजेस आर स्पीकिंग वेरी मच, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। अब ये मौलाना साहब को मार दिया गया है, ये ट्रेन पे जिसने नाम पूछ के मारे हैं उसका मामला है। नेक्स्ट ले लीजिए, चलिए नेक्स्ट ले लीजिए, बहुत कम हो जाएगा। बढ़ा दिए बढ़ा दिए बढ़ा दिए। अब ये जो केसेस हैं कुछ कुछ एंटी मुस्लिम वायलेंस की, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के केसेस हैं जो हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट ले लीजिए, ये उन केसेस के नंबर है। दिल्ली दंगे में 1400 लोग पकड़े गए थे, जिनमें 1100 लोग के आसपास, रफली बता रहा हूँ क्योंकि सरकार ने कोई डेटा कभी नहीं दिया, वो मुसलमान थे, बाकी नॉन मुस्लिम्स थे। मुसलमानों के ऊपर सेक्शंस हैवी थे, नॉन मुस्लिम पे सेक्शन लाइट थे। तो इस पूरे प्रोसेस में 350 के आसपास लोगों की फेक APCR करवाई और ये केसेस जो है वो अभी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट लीजिए। अब इसमें ये जो 3 लोग हैं इनको बेल मिल के बाहर आ गई, ये आसिफ का केस हम देख रहे थे। एक ये केस है जो बताने लायक है। आपको एक गुलाबी टर्बन में सरदार जी नजर आ रहे होंगे। आपने सुना होगा शाहीन बाग का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक सरदार वहां पर लंगर चला रहे थे, आपने सुना होगा जी। तो ये बच्चा वहां लंगर चला रहा था, इसको उन्होंने जेल में डाल दिया दिल्ली दंगे के बाद जब प्रोटेस्ट खत्म हुए, और इल्जाम ये लगाया कि ये बच्चा बब्बर खालसा का है। बब्बर खालसा पाकिस्तान से पैसे लेता है, तो पाकिस्तान के पैसे से शाहीन बाग में लंगर चल रहा है। कोविड का दौर था, हम लोग को मालूम नहीं था, कोई सरदार गायब हुआ, अरेस्ट हुआ है, किसी से मिलने कोई गया तो क्या बताया कि सरदार बच्चा जो खाना बांटता था वो भी अंदर हो गया। तो पहली बेल दिल्ली दंगे में हमने इस बच्चे की UAPA बनवाई। नेक्स्ट ले लीजिए। अब ये केसेस है दिल्ली दंगे में जो लोग जेल हैं। अब ताहिर हुसैन के ऊपर 11 केसेस हैं, 12वां केस जो है वो ED का है। सफूरा के ऊपर 5 केस है, आसिफ के ऊपर 7 केस है, खालिद भाई के ऊपर 3 केसेस है, मीरान के ऊपर 2 केसेस है। अब नंबर ऑफ इन केसेस से काम का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ाइए यार अपना। अब देखिए बहुत ढेर सारी बातें हैं, बहुत लोग पहले बोल चुके हैं, आप लोग की वक्त हो रहा है, मैं रैप अप करूंगा जल्दी से। सिस्टम काम कैसे करता है और कैसे जरूरत है आपको इस सब इनिशिएटिव्स की आपके स्टेट में या आपके सपोर्ट की जो दूसरे स्टेट में काम चल रहा है। खंडवा में 2014 में एक दंगा हुआ, 2014 में, और दंगे के वक्त जो आसपास के लोग थे वो मस्जिद के टीन के शेड के नीचे आ गए, खड़े हो गए। पुलिस ने एक FIR दर्ज करी कि मस्जिद के टीन के शेड से एक पत्थर चला है और वो पत्थर जो है SHO के स्टेशन ऑफिसर के हेलमेट पे लगा। अगर वो हेलमेट नहीं पहने होता तो वो मर जाता। ये अपने आप बहुत मजाक लग रहा है यार, हेलमेट नहीं पहने, अभी तो पहले था। लेकिन पुलिस ने 307 में अटेम्प्ट टू लाइफ में FIR दर्ज करी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 40 लोगों को 11 साल की सजा सुना दी और अरेस्ट कर लिया। अब उसमें से 32 लोग वो थे जो सब्जी का, फल का या डेली के लेबर जाके खड़े होते, 32 लोग होते हैं। अब जो आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा है वो हाई कोर्ट जाके अपना मुकदमा जी। बहरहाल कुछ हम लोगों ने कोशिश करी, 30 हमारे हिस्से में आया, उस 32 में से 2 को किसी ने स्पॉन्सर किया, 8 लोग वो थे जो कहने लगे कि हम खुद कर लेंगे। तो उनका बहरहाल हम लोग खंडवा के केस में जबलपुर गए और 2 महीने में हम सब कुछ संभाल आया।
तो सभी बाहर है। फिर इसी तरह से अब पुलिस सताती कैसे है, अब सब कोई आपको आदमी दिखाई पड़ रहे होंगे ब्लडेड। खरगोन में दंगा हुआ, 102 मकान मुसलमानों के गिराए गए, मारे गए मुसलमान, पिटाई हुई, और उसी के साथ 11 मकान गिराए गए। खरगोन के बाद एक डिस्ट्रिक्ट है बड़वानी, उसमें। तो ये जैद जो है वो इस पूरे मामले को देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से, हाई कोर्ट के लॉयर से, फैमिलीज को कनेक्ट करना। तो पुलिस ने क्या किया, जब दंगे वंगे कंट्रोल हो गए तो 1 महीने के बाद इनको जो है NSA में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका के तहत इनको अरेस्ट कर लिया, जो वन ऑफ द मोस्ट ड्रैकोनियन लॉ। और अब हम लोगों ने कोशिश करी, ये हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटर है APCR के मध्य प्रदेश के, हम लोगों ने कोशिश करी और ये 2 महीने के बाद हम इनको छोड़ा रहे हैं। लेकिन अब असल जो बताने की बात वो ये है कि एक आदमी जो बगैर, और इनका बिजनेस है टेलीकम्युनिकेशन का, कि उनका कोई फाइनेंशियल हमारे साथ लेना देना नहीं, लेकिन एक आदमी किसी की मदद करने के लिए NSA जैसे मामले में जेल में चला गया, 3 मुकदमे लगा दिए गए, उसके और अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद भी वो आदमी बाहर आया और आज भी यही काम कर रहा है। अब ये करौली वायलेंस है, यहाँ पे बेल्स है, हिम्मतनगर वायलेंस है, ये बड़ा तो हम लोग आप थोड़ा बढ़ाते चलिए अपनी बात करें। तो हम लोग 3 डोमेन में काम करते हैं। अगर काम आगे हम यहाँ पे करना चाहते हैं, जिसके तहत ये मीटिंग हो रही है, पहला काम ये है कि लोगों को उनके राइट्स के बारे में ही नहीं पता है। लीगल अवेयरनेस का काम कैसे किया जाए, तो हम लीगल अवेयरनेस कैंप्स चलाते हैं पूरे देश में। तो पहला काम ये होता है कि छोटे छोटे प्रोग्राम, क्योंकि कलकत्ता में, बेंगलोर में, दिल्ली में किसी के राइट्स वायलेट होना मुश्किल है। असल चैलेंजेस आपको छोटे शहरों, गाँवों और कस्बों में, तो वहाँ पर हम कैसे जो है वो लीगल कैंप्स लगाएं, लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाएं और लोगों को इन्फॉर्म करें। तो एक काम हमारा पहला वहाँ से शुरू होता है। दूसरा हम काम ये करते हैं कि एडवोकेट्स की जो जरूरत, जो मेन रोल होता है वो कोर्ट में होता है, लेकिन जब तक सारा मामला पहले ही सेट हो चुका होता है FIR से, तो हम लोग एक पूरा प्रोसेस है जिसको पैरालीगल एक्टिविस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, जिसके तहत हम आम लोगों को कुछ कोर्स कराकर इंपावर्ड करते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, पैरोकार, उर्दू का वर्ड है, पैरवी करने वाला। या मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हरदोई में, यूपी में जगह हरदोई है, वहाँ पर एक आम का ठेला लगाया था। पुलिस वाले से कुछ बात को लेकर बहस हुई, उसने उसको वहीं पे इतना मारा कि वो मर गया होता। उसके बाद FIR हुई, तो FIR में ये लिखा गया कि लोगों ने थाना घेर लिया था, जिसके प्रेशर की वजह से FIR करनी पड़ी। अब जाहिर सी बात है कि वो FIR जब कोर्ट में जाएगी तो वो 2 मिनट भी टिक नहीं पाएगी। तो अगर हमारे पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वकील के न होने के बावजूद FIR कैसे लिखनी है, NHRC में कैसे कंप्लेंट फाइल करनी है, RTI लगा के इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, स्टेट कमीशन को कैसे लिखना है, ये काम अगर वो जानते होते तो वो जो एप्लीकेशन बेसिक होती है जिसकी रिसीविंग उनके पास है, उसके बेसिस पर उस FIR को फर्दर चैलेंज कर सकते। तो इस तरह का काम को हम पैरालीगल एक्टिविस्ट प्रोग्राम कहते हैं। तीसरा हमारा जो काम है वो इसी के साथ साथ जो छोटे शहरों के वकील हैं, असल उनका रोल होता है। अगर ट्रायल में ही मामला गड़बड़ हो गया तो हाई कोर्ट में मैनेज नहीं हो पाता है, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम कैसे हो। तो जो छोटे शहरों के वकील हैं उनका इंटरेक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के साथ में, रिटायर्ड जजेस के साथ में, समटाइम इट विल बी ऑफलाइन, समटाइम इट विल बी ऑनलाइन, इस तरह का एक पूरा ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप का काम है। दूसरा काम हमारा डॉक्यूमेंटेशन का है।
आपको और हमको सबको मालूम है कि ठीक है, इस वक्त हालात ऐसे हैं जहां पर हमको जस्टिस नहीं मिल रहा, लेकिन आज नहीं तो कल हालात बदलेंगे और जस्टिस में भी परसू करने की जरूरत है। जैसे आप आमिर शेरवानी को जानते हैं। आमिर शेरवानी हमारे दोस्त हैं। उनके मामू का नाम है काजिम साहब। काजिम साहब बहुत सीनियर आदमी है, तकरीबन 65 साल के, लंबी दाढ़ी और कुर्ता पैजामा पहनते हैं। वो अलीगढ़ जा रहे थे, तो एक बस का इंतजार कर रहे थे, तो एक गाड़ी आकर जो है वो रुकी जीप, और उसने कहा कि जो है कहाँ जा रहे हैं चाचा? तो उन्होंने कहा कि अलीगढ़ तक जाना है। तो उन्होंने कहा जो आप बस वाले को देते हैं वो हमें दे दीजिए। और जैसे ही वो जीप में बैठे, उनकी जबरदस्त पिटाई करी और फिर फेंक दिया कहीं पे। वो कोई बैटरी रिक्शा कर वर के किसी तरीके से पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने 2 थप्पड़ मारे और उनको भेज दिया। अब आमिर ने हम लोगों को बताया, हम लोग पॉलिटिक हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ एडमिट किया, मेडिकल कराया, और हम सीधे सुप्रीम कोर्ट गए। 4 साल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में उस केस को लड़े हैं। उसके बाद 4 साल के बाद नतीजा ये निकला कि सेक्टर 37 नोएडा का जो पुलिस स्टेशन था, जिसमें 42 पुलिस वाले काम करते थे, 1 साल पूरा पुलिस स्टेशन हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो सस्पेंड कराया। तो थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि पूरा एक सेटअप ऐसा ही है कि हमारी मजबूरी है कि हमारे पास कोई स्टैंड सेटअप नहीं है। तो जो मैं बात कर रहा था डॉक्यूमेंटेशन की, हर जगह ये चर्चा होती है कि कश्मीरी पंडितों के साथ में बहुत नाइंसाफी हुई। जिसके साथ भी नाइंसाफी हुई हम उसके साथ हुई, लेकिन आपने कहीं पर यह सुना कश्मीरी पंडित जो बाहर किए गए उनके नंबर्स कितने हैं? उनके नंबर्स पर कभी डिस्कशन नहीं, उसमें कभी बात नहीं। लेकिन कोई आदमी ये नहीं बात करी आज तक किसी ने कि उस पूरे पार्टीशन के खेल में 2,70,000 से 2,40,000 के बीच में मुसलमान जम्मू में मारे गए। इस पे कभी बात सुनी आपने? नहीं जी नहीं। आप जाके गूगल करिएगा तो आपको एक रिपोर्ट मिलेगी डॉक्टर वसीम की। डॉक्टर वसीम कश्मीर टाइम्स की जो राधा वसीम है, उनके फादर थे और कश्मीर टाइम्स अखबार चलाते थे। उनकी एक रिपोर्ट है और कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट ने लिखा है कि जम्मू रीजन, जो जम्मू और श्रीनगर की जो आबादी थी, उसमें जम्मू में भी उतने ही मुसलमान रहते थे जितने श्रीनगर में रहते थे, लेकिन सेलेक्टिवली किस तरीके से मुसलमानों का मैसेकर 1947 में हुआ, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट ही नहीं किया। ऑपरेशन पोलो में 2 लाख मुसलमान मारे गए, जो बीबीसी की रिपोर्ट कहती है, लेकिन उसमें भी हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। सुंदरलाल कमीशन की ये रिपोर्ट कहती है, सुंदरलाल कमीशन सरकार ने बनाया था कि ऑपरेशन पोलो जो हैदराबाद में हुआ, तो लातूर, उस्मानाबाद और नांदेड़, इन सब इलाकों में जब उन्होंने ट्रेवल किया, तो लातूर में कुएं को जब खोला गया तो उसमें इतनी लाशें निकली कि बाद में मट्टी डाल के फिर बंद करना पड़ा। तो वो जो सरकारी कमीशन है वो ये रिपोर्ट करता है कि 50 से 60,000 मुसलमान मारे गए, लेकिन हमने उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया। तो असल प्रॉब्लम ये है कि आपके पास में जुल्म हो रहा है, और अगर आप उसको डॉक्यूमेंट करके फ्यूचर के लिए प्रिजर्व नहीं करेंगे तो आगे आपको जस्टिस भी नहीं मिलेगा और तारीख में भी आप याद नहीं किए। और हर मैसेकर में ये होता है। 1984 के मुकदमे 2008 में इसलिए खुले क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने उस वक्त जो एंटी सिख वायलेंस, एंटी सिख प्रोग्राम था, उसका डॉक्यूमेंटेशन ठीक ठाक किया, तो 2008 में दोबारा मुकदमे खुल पाए। या दुनिया का जो सबसे बड़ा जेनोसाइड था, वो जेनोसाइड जो है वो रवांडा में हुआ, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए थे। 28 साल के बाद जो मेन प्रोपरेटर था वो पहले से गिरफ्तार किया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि कुछ लोग वहां पर डॉक्यूमेंट का काम कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे। और डॉक्यूमेंट करना कोई बहुत भारी भरकम काम नहीं है। आपके पास में एक इंसिडेंट का मैसेज आता है
व्हाट्सएप पे आप फॉरवर्ड कर देते हो, भूल जाए। अगर वो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड न करने के बाद के अलावा अगर हम उसको राइट डाउन कर ले, लिख ले और उसकी एक कॉपी स्टेट चीफ जस्टिस को चली जाए, स्टेट पुलिस हेड को चली जाए, रजिस्ट्री से कॉपी जाए, उसकी रजिस्ट्री की रसीद हमारे पास है, 10 साल के बाद भी वो डिजिटल तो कर लेंगे बाद में। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ उस पर बात कर रहे थे कि अगर हमने वो इंसिडेंट के बारे में कंफर्म है, उस इंसिडेंट को हम सिर्फ सरकारी महकमे तक पहुंचाकर उसकी रसीद भी अपने पास रखते हैं रजिस्ट्री की, तो 10 साल के बाद भी जब मामला खुलेगा तो वो पेपर का प्रूफ है। लेकिन 100 लोगों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने का कोई फायदा फर्दर फ्यूचर में होने वाला नहीं। तो एक ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन की रिपोर्ट्स हैं जो आपके सामने है, पीछे भी तमाम रिपोर्ट्स लिखी है। पिछले 3 सालों में कोई भी वायलेशन का मामला ऐसा नहीं हुआ जिसको हमने रिपोर्ट नहीं किया हो। अभी हमने जो पहलगाम से लेकर और पिछले हफ्ते तक जितने वायलेंस है उस पर 50 रिपोर्ट अल जजीरा से लेकर दूसरे लोगों ने हमको रिपोर्ट करके बनाई है। नई रिपोर्ट हम लोग 7 जून को बनाने वाले हैं कि 7 जून से 7 जून तक कितने वायलेंस के मामले हुए। 7 जून को मोदी जी ने शपथ ली थी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का काम एक इम्पोर्टेंट काम है जिसको हम कर रहे हैं। तीसरा काम जो है वो ये रिपोर्ट जो है वो हमारे 9 दंगे की है। नेक्स्ट लीजिए, ये कोल्हापुर दंगे की जिसके बारे में बात करी। नेक्स्ट लीजिए, ये हल्द्वानी के दंगे की है जहाँ पर बुलडोजर चलाए गए और उसके बाद पूरा हंगामा मचा। ये अलग अलग 2 वायलेंस की है, एक बेडक की है और एक चावरास की है। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन की रिपोर्ट्स है। तो 3 तरह से हम लोग काम करते हैं। तीसरा काम अब ये इमेजिन करिए कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम कर दूं, आप सब लोग सुन ले, सामने जो चाय बना रहा है, चाय की दुकान खोले, उसके बच्चे को कोई एजेंसी वाला, NIA वाला, ATS वाला, बंगाल पुलिस का आदमी मजलूम को उठाकर लेके चला जाए। हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी होता रहेगा, हमारे प्रोग्राम भी होते रहेंगे, लेकिन वो आदमी अपना मुकदमा अगर नहीं लड़ सकता और हम यहाँ प्रोग्राम करते रहे और उसकी मदद नहीं कर सके तो ये सब जीरो। तो तीसरा काम उन लोगों के लिए कोर्ट में उनकी लड़ाई लड़ना जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। ये इन 3 पोर्शन में हमारा काम है। बंगाल में कुछ हमारा काम है। अभी मुर्शिदाबाद की में जो हुआ उस पर रिपोर्ट है। रूरल इलाकों में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल बहुत स्ट्रक्चर्ड काम नहीं है। आज ये कोशिश थी कि आपके सामने पूरे काम के तरीकों को, जो पूरे इंडिया में पैटर्न चल रहे हैं, उस पैटर्न के बारे में बातचीत होगी। और असल लड़ाई जो छोटे शहरों में हमारे एक्टिविस्ट हैं, हमारे कैडर हैं, हमारी टीम के लोग हैं, उनकी लड़ाई होती है। लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंस देना होता है कि जो आदमी वर्धमान में है, जो आदमी मुर्शिदाबाद में है, जो आदमी मालदा में है, जो आदमी मिदनापुर में है, जो आदमी अलीपुरद्वार में है, उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कुछ मामला हमारे साथ हुआ तो कलकत्ता हाई कोर्ट के कुछ वकील ऐसे हैं जो हमारा साथ देंगे। कलकत्ता में जो मीडिया के दोस्त हैं जो हमारा साथ देंगे। कलकत्ता के कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ अगर दिक्कत हो जाएगी तो वो हमारे साथ रहेंगे। और कलकत्ता के लोगों को हम ये कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि अगर कल को दिल्ली के लेवल पर कोई मैटर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा पेंडिंग मामला नहीं है जिसमें हम इंटरवीनर नहीं है, तो वहां पर हम देख लेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द नेटवर्किंग कि हम मुर्शिदाबाद से लेकर दिल्ली तक कैसे एक टीम को बनाए जिसमें हम उन आवाम की मदद कर सके, उन मजलूम की मदद कर सके जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते हैं और वो जुल्म का शिकार सिर्फ इसलिए हो रहे हैं जिसमें उनका कोई गुनाह नहीं है, या तो वो अपनी मजहबी शिनाख्त की वजह से, रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से, या कास्ट आइडेंटिटी की वजह से, या जेंडर आइडेंटिटी की वजह से इस जुल्म का शिकार हो रहे हैं। तो ये APCR या तमाम दूसरे संगठन जो काम कर रहे हैं उनका सिर्फ हम सबका एक ही मकसद है कि सोसाइटी में जो निचले, क्योंकि सरकारें तो नीचे तक लोगों को जस्टिस देने में नाकाम
इससे आप भी एग्री करेंगे और मैं भी एग्री करूंगा। तमाम किस्से कहानियां बातचीत हम इस पे घंटों कर सकते हैं। नीचे तक हम सब तो जो बड़े शहरों में रह रहे हैं वो प्रिविलेज लोग हैं। अगर कोई मामला होगा तो 5 लोग हमारे पास आ जाएंगे, वकील भी हम कर लेंगे, मीडिया में भी कुछ आ जाएगा। लेकिन जो लोग जैसे खंडवा जैसे शहर में है, कुशीनगर जैसे इलाकों में है, तो वहां पर हम कैसे कर सकते। तीसरी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो सोशल साइंस हम लोग पढ़ते सुनते और देखते हैं, अगर हम माइनॉरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज माइनॉरिटी है वो आसाम का मुसलमान है और वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता है। और इस वक्त जो आसाम की सूरत हाल है वो ये बताती है कि पिछले साल से इस साल के बीच में जो इनकाउंटर्स है वो 8 गुना ज्यादा बढ़ रहे हैं, 8 टाइम्स मल्टीपोल हो गए। तो दूसरा सोशल साइंस की ये रिपोर्ट बताती है कि आसाम के मुसलमानों के बाद जो मुसलमानों के लेवल पर दूसरा नंबर है वो आपकी ये जो नॉर्थ बंगाल की पॉकेट है वहां पर है। और पूरे देश में उनको बांग्लादेशी कहकर किस तरीके से जलील और रुस्वा किया जा रहा है वो आप और हम समझ रहे हैं। यहाँ पर भी एक बोर्ड बनाया गया है लेकिन ग्राउंड पर वो कहीं इफेक्टिव नहीं है। अहमदाबाद में 1000 लोगों को बांग्लादेशी करके, दिल्ली में रोज का ड्रामा है। तो इन सब के साथ मिलकर हम कलकत्ता में आज की मीटिंग के बाद कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। ये अगर कुछ बातचीत अगर इस बात के बाद में आ जाए तो ये समझा जाएगा कि आज की ये मीटिंग इसमें कामयाब रही और आप लोग हमारे इस सफर में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे साथ जोड़ सकते हैं, कैसे आगे काम कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये चाहते थे कि जो 300 शहर हमने हमारी प्रेजेंस है, अगर 20 शहरों में भी हम बंगाल में अपनी प्रेजेंस आपकी मदद बना सके, वहां पर लोग काम करने को तैयार हैं। हमारी टीम ऑलरेडी बहुत जगह ट्रैवल कर चुकी है, लोग भी हैं, लेकिन कलकत्ता के लेवल पर उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। और इसी के पेश नज़र राफे साहब ने, खुर्शीद भाई ने, अजहर भाई ने, मदर साहब ने आज की इस मीटिंग को रखा था और इसीलिए मैंने थोड़ा आपका वक्त ज़्यादा लिया। लेकिन उम्मीद ये है कि मैं अपना कम्युनिकेशन आप तक पहुँचाने में कामयाब रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।